नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती में जो बिहार बोर्ड में चल रहे किताबों के बहुविकल्पी प्रश्नों को जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसका कक्षा 8 विज्ञान का पहला चैप्टर है। चीज़ों का जलना मतलब ज्वाला से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? उस पदार्थ का प्रज्वलन ताप कहलाता होगा कि ज्वलन ताप कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है। दूसरा है क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ कमरे के तापमान पर ही जल उठता है? कमरे के तापमान, लाल फास्फोरस, कार्बन, सफ़ेद फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। तो ये है सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस जो है वो कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत का क्या कहलाते हैं? तो जो ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती नहीं है, वायु में फास्फोरस का जलना यही होना चाहिए। वायु में फास्फोरस स्वतः जल जाता है और सफ़ेद फास्फोरस तो सामान्य तापमान पर ही जल जाता है। माचिस की तीली पर क्या लगा होता है? माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस लगा होता है। नेक्स्ट है, उत्तर में जो व्याख्या है उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो प्रज्वलन ताप किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान है जिस पर पदार्थ का दहन शुरू होता है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक परिवेश के तापमान पर सामान्य वातावरण में स्वतः प्रज्वलित होते हैं उन्हें ज्वलनशील कहते हैं। फास्फोरस जैसे पदार्थ कमरे के तापमान पर हवा में जल जाते हैं। इस प्रकार का ज्वलन जिसमें कोई भी पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक ज्वलन के अंतर्गत आ जाता है वह स्वतः प्रवर्तित ज्वलन कहलाता है। जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उन्हें ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस हो सकते हैं, तरल हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। दहन 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात तीव्र दहन, स्वतः स्फूर्त दहन और विस्फोटक। जब कोई पदार्थ बिना किसी बाहरी एजेंट के दहन करता है तो उसे स्वतः कहते हैं। चूँकि फास्फोरस एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील गैर धातु है, यह बिना किसी बाहरी एजेंट के जलता है, इस तरह यह स्वतः स्फूर्त दहन से गुजरता है। इस प्रकार फास्फोरस स्वतः दहन का उदाहरण है। माचिस की तीली की सतह में लाल फास्फोरस होता है और माचिस की तीली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट होते हैं। जब जब माचिस जो है वो मारा जाता है, मतलब जैसे जब उसको घर्षण किया जाता है तो गर्मी से लाल फास्फोरस की 1 मिनट की मात्रा को सफ़ेद फास्फोरस में बदल दिया जाता है, जो हवा में अनायास प्रज्वलित करता है। ठीक है। इससे ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड दोनों के लिए पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन शुरू हो जाता है। सल्फर आग पकड़ता है और लकड़ी को प्रज्वलित कर देता है। अध्याय 2, तड़ित और भूकंप। प्रकृति के 2 भयानक रूप हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को सजाती हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पर किया जाता है? रिक्टर स्केल पर किया जाता है। ठीक है। वस्तुओं को आकर्षित कैसे किया जाता है? वस्तुओं को आकर्षित रगड़ करके हम कर सकते हैं। पृथ्वी के अचानक कांपने और थरथराने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तड़ित और चिंगारी एक ही परिघटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकृति में केवल 2 प्रकार के आवेश हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश संरक्षित रहता है, आवेश नष्ट नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, अब चैप्टर 3 है उत्पादन एवं प्रबंधन। इसका व्याख्या देख लेते हैं चैप्टर 2 का जो हम लोग कर रहे थे। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। यह यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बना दिया जाता है। इसको
और इसके आधार पर गणितीय पैमाना रिक्टर पैमाने के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र, इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। घर्षण द्वारा आवेशित में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना शामिल है। फिर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के वास्तविक स्थानांतरण के कारण आवेश प्रकट होते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह ऋणावेश होते हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोते हैं वह धनावेश हो जाते हैं। भू प्राकृतिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के भूपटल से उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने से पृथ्वी की सतह के हिलने या कांपने को भूकंप कहते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के पतंग प्रयोग का उपयोग मुख्य उद्देश्य तड़ित और विद्युत के बारे में प्रकृति के अज्ञात तथ्यों को उजागर करना ही था। फ्रैंकलिन के प्रयोग ने तड़ित और विद्युत के बीच संबंध स्थापित किया। इस प्रकार पतंग के प्रयोग से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिखाया कि तड़ित और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना है। अध्याय 3 का नाम है उत्पादन और प्रबंधन। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं, जुताई कहते हैं, भंडारण कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। इसको जुताई कहते हैं। केंचुओं को किसानों को क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। उर्वरक क्या है? उर्वरक तीसरा ऑप्शन हो एक अकार्बनिक पदार्थ है कि कार्बनिक पदार्थ है? तो उर्वरक एक प्रकार से आप मान के चलिए, उर्वरक एक प्रकार से अकार्बनिक लवण है। खाद से मिट्टी को क्या प्रचुर मात्रा में मिलता है? खाद से ह्यूमस मिल जाते हैं। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ उगे अवांछनीय को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने को या पोल करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ये हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ जाती है। केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ के मृदा में होल बना देते हैं, छेद बना देते हैं। उस छेद से क्या होता है? ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, आराम से वो पेड़ों की जड़ों तक पहुँच जाता है। इसीलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है कि हेल्प कर रहे हैं किसानों के। केंचुए के नाइट्रोजनी अपशिष्ट, अब देखिए जब केंचुआ जो भी खाना पीना खाता है, कीड़े मकोड़े, उसके बाद नाइट्रोजनी अपशिष्ट भी बाहर निकालता है और यह भी एक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन था उर्वरक पौधों द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस शामिल होता है। उर्वरकों के मुख्य घटकों में शामिल है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। जल में घुले हुए पोषक के स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। पांचवा है एक क्षेत्र में अवांछनीय पौधे आमतौर पर उन पौधों को संदर्भित करते हैं जिन्हें खरपतवार माना जाता है और वांछित फसलों की वृद्धि और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अध्याय 4 कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। भारत में रियान का पहला कारखाना कहाँ और कब स्थापित किया? रियान, तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो भारत में रियान का सबसे पहला जो कारखाना है वह स्थापित किया गया था आपका सन 1946 केरल में। केरल में सबसे पहले स्थापित किया गया था रियान का। रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने रेशे को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। सूती वस्त्र के जलने पर किस जलने जैसी गंध आती है? सूती वस्त्र अगर जला, सूती क्या है? सूती एक मतलब वो है सूती पेड़ पौधों से निकला हुआ है, तो अगर वो जला तो वो उसी तरीके से महक आएगा जैसे कि आपके पेड़ पौधों की जलने की महक आती है। तो तीसरे का वही दूसरा कागज़ के जलने के जैसा महक आएगा, क्योंकि कागज़ भी पेड़ पौधों से मिलता है। रेयान के रेशे किसके रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं? तो रेयान हो है वो आपके सेलुलोज की रासायनिक क्रिया से प्राप्त होता है। निम्न में से किसे नकली रेशम कहा जाता है? तो नकली रेशा जो है वो रेयान पॉलिस्टर है कि अपने रेयान ही है नकली रेशा। ठीक है, इसका उत्तर व्याख्या सहित देख लेते हैं। भारत में रेयान का पहला कारखाना केरल में 1946 में स्थापित किया गया था। रेयान पहला मानव निर्मित फाइबर है। रेयान एक मानव निर्मित फाइबर है और संश्लेषित रेशे रासायनिक संश्लेषण द्वारा मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं और इसी तरीके से दिया हुआ है।
ठीक है। अब अगला जो चैप्टर है बल से जो आजमाइश है, वो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।